तो ऐसा भी कुछ है कि कौन से जातक को कौन सा व्यवसाय करना चाहिए? मान लीजिए किसी किसी कोई सूर्य जातक का है या फिर कोई मेष राशि का है, किस राशि को कौन सा व्यवसाय करना चाहिए? 2029 में भी जो उनकी कुंडली और दशा महादशा कह रही है, वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे भारी बहुमत के साथ, नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ। और 2032-33 तक वही चलेंगे और पंडित नेहरू जी का 17 साल का जो रिकॉर्ड है उसको बीट करेंगे वो। अच्छा, कई लोग व्यापार में बहुत मेहनत करते हैं और उनकी प्रसिद्धि भी बहुत होती है। प्रसिद्धि होने के बाद, मेहनत करने के बाद भी ग्राहक भी आते हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता, मतलब कमा कुछ नहीं होते हैं। सारा दिन बिजी होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन कमाई कुछ नहीं आती है। ऐसा क्या कारण? किसी से मुफ्त में कुछ भी ना लें, किसी का हक ना मारें, निसंतान की तो संपत्ति भी ना लें, क्योंकि उसने जो अपनी संपत्ति कमाने में पता नहीं कितने पाप किए होंगे। जब आप किसी के वारिस बनते हैं तो सिर्फ संपत्ति के ही नहीं बनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए पॉडकास्ट में। आज जो ज्ञान आपको मिलने वाला है इस पॉडकास्ट में, यकीन मानिए ये आपके फ्यूचर के लिए है। दोस्तों, आपने बहुत सारे ज्योतिषाचार्य को देखा होगा जो आपका पास्ट बता देते हैं, लेकिन फ्यूचर सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। आज जो हमारे साथ व्यक्तित्व है, इन्होंने जब अमेरिका में चुनाव हो रहा था उस समय ये कह दिया था कि ट्रंप ही आने वाला है, जबकि हर किसी को ये लग रहा था कि कमला हैरिस ही जीतेगी, और उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई है। अब इन्होंने कहा है कि मोदी के बाद आएगा तो योगी ही। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये प्रेडिक्शन करते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं वैदिक और लाल किताब ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राकेश कथुरिया जी। आइए हम इनका स्वागत करते हैं और बातें करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो हम जब किसी ऐसे विद्वान से मिलते हैं जिनको इतनी नॉलेज होती है तो उनके लिए दिल से श्रद्धा आ ही जाती है सर। सर, आपने ओएनजीसी में काम किया है कई सालों तक, और उसके बाद आपने वैदिक और लाल किताब की पढ़ाई शुरू किया, साथ साथ में आपने की कैसे किया? ये मेरा पैशन है और सिंस चाइल्डहुड मैं ज्योतिष का अध्ययन करता रहा हूँ और लगातार करता रहा हूँ। सेल्फ स्टडी बहुत की है और ज्योतिष के जो विद्वान मिले हैं उनसे परिचर्चाएं हुई हैं, उनसे समय समय पे मैंने सूत्र प्राप्त किए हैं, ज्योतिष का ज्ञान लिया है। और 3 साल का मैंने ज्योतिष का रेगुलर कोर्स किया बॉम्बे में, और वो शनिवार इतवार को क्लासेस लगती थी 1 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक। और उसमें 3 सालों में मिला के ज्योतिष अलंकार की, ज्योतिष विद की जो डिग्री मिली मुझे, और उन क्लासेस में भी मैंने अपनी परीक्षा में टॉप किया था। क्या बात है सर। एक गवर्नमेंट जॉब किसी को लग जाए तो वो सोचता है कि मुझे आराम से पेंशन लेके अपनी ज़िंदगी बितानी है, लेकिन आप पेंशन के समय में लोगों की हेल्प कर रहे हैं अपनी कला के माध्यम से। बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकारी नौकरी लगी है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, ठीक है, गुजारा हो जाएगा। लेकिन मुझे बचपन से ही यही था कि मुझे हमेशा एक्टिव रहना है और मुझे एज ए स्टूडेंट रहना है, मुझे हमेशा कुछ सीखते रहना है। और जब सीखना है तो उसका आनंद तभी है उस ज्ञान को मैं अपने सराउंडिंग में बांट सकूं। और आज ये डिजिटल मीडिया ने कमाल कर दिया है कि अपने सराउंडिंग क्या, हम पूरे विश्व में इस माध्यम से पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। सर, मैंने आपका वो वीडियो देखा कि जब चुनाव चल रहे थे अमेरिका में, तो आपने भविष्यवाणी कर दी कि ट्रंप आने वाला है, मतलब कि ट्रंप ही जीतेगा। तो इसके पीछे क्या साइंस था? देखिए, इसके पीछे पूरी ज्योतिष विद्या थी, और ज्योतिष विद्या में भी मैंने देखा है कि जो वैदिक के विद्वान हैं वो वैदिक के हैं, और जो लाल किताब ज्योतिष के विद्वान हैं वो लाल किताब के हैं। लेकिन मुझे जब दोनों का मैंने अध्ययन किया तो जिज्ञासा हुई कि हम क्यों ना दोनों की ब्लेंडिंग करके मानवता के लिए इसका सर्वोत्तम जो है लाभ ले सकें। और ट्रंप और कमला हैरिस की कुंडली पे भी मैंने वही फंडा अप्लाई किया, लाल किताब और वैदिक का।
तो ट्रंप साहब के जो षडबल था ग्रहों का बहुत अधिक था। और उनका जो सिंह लगन है, सिंह जंगल का राजा होता है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है जो ग्रहमंडल का राजा है, और वो 10वें भाव में बैठा है। उनके 10वें भाव क्या है? सत्ता का स्थान है, पार्लियामेंट है, सीनेट है। और उनके 10वें भाव का स्वामी शुक्र है, और शुक्र की महादशा चल रही, यानी 10वां भाव पूरा एक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर इसमें एक लाल किताब का गहरा भेद छुपा हुआ है, वो मैंने देखा तो मैं दंग रह गया। लाल किताब ये कहती है कि कुंडली के किसी भी घर में अगर शुक्र और शनि साथ में बैठ गए तो ये आकाश में कड़कती हुई बिजली है। शुक्र और शनि साथ में बैठ गए, अगर साथ में एक ही भाव में बैठ गए तो ये आसमान में कड़कती हुई बिजली है। तो जब गर्जना होती है तो आप देखते हैं कितनी भयंकर होती है बादलों के बीच में बरसात में। और पिछले महीने ही कितनी जगह पे बिजली गिरी, बिहार में कुछ लगभग 80-90 लोगों की मृत्यु हुई है। इट वाज ए हॉट न्यूज़। और जब ये शुक्र शनि अपने से सातवें, अपने से सीधे स्थान, सातवें घर को, जिस घर को पूरी दृष्टि से देखते हैं उसको जड़ से खत्म कर देते हैं। ये बात वैदिक नहीं कहती है, ये लाल किताब कहती है। तो उनके द्वादश भाव में शुक्र और शनि की युति है, तो कड़कती हुई बिजली की तरह तो है जब वो बोलते हैं, तो आपने नोट किया होगा। बिल्कुल। और उसके सामने जो सातवें छठे घर को देखती है, उसको यानी जिसको देखती है जड़ से खत्म कर देंगे। तो छठा घर क्या है? रोग, रिपु और ऋण। तो आप ये देखिए कि जब चुनाव होता है तो अपने शत्रु को खत्म करना है, तो जड़ से खत्म कर दिया उसने अपने शत्रु को। छठे भाव को खत्म करेगा ना, तो उसमें शत्रु खत्म हो गया। अब देखिए रोग, 80 साल की उम्र में जो उनकी ऊर्जा है ना, युवाओं से ज़्यादा है। इसका मतलब उनको कोई बड़ा रोग तो नहीं, खांसी जुकाम कभी होता हो तो बात अलग है। 80 साल की उनकी उम्र है, उनकी देखिए जोश देखिए उनमें। और रहा ऋण, तो वो इतने समृद्ध हैं, बिलियनर ट्रिलियनर जो हैं वो, तो उन पे अगर लोन होगा तो कुछ कमर्शियल होगा उनकी फॉर्मों पे, वो तो बहुत समृद्ध व्यक्ति हैं। तो रोग ऋण शत्रु का तो उन्होंने नाश किया हुआ है। एकदम लाल किताब की सटीक और इधर से वैदिक की सटीक, दोनों को जोड़ा। और लोग कह रहे हैं कि कमला जी जीतेंगी, वो तो हर डिबेट में आगे चल रही हैं। जब उनकी कुंडली को मैं देख रहा हूँ तो ग्रहों में उतना बल ही नहीं और ऐसा कोई योग नहीं है। तो मैंने एकदम कन्फर्म होके बोला कि जीतेंगे तो ट्रंप ही। हाँ, अभी पूरी दुनिया को हिला रखा है। क्योंकि बाकी जिन विद्वानों ने की, उन्होंने सिर्फ वैदिक को नज़र में रखते हुए कर दी। तो आपके हिसाब से वैदिक का महत्व ज़्यादा है या फिर लाल किताब का महत्व ज़्यादा है? दोनों में से किसी का महत्व ज़्यादा या कम नहीं, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और लाल किताब का जो आधार है वो वैदिक है। वैदिक के आगे जब बढ़ते हैं तब लाल किताब की उपलब्धियां होती हैं। तो आप वैदिक ज्योतिषी और लाल किताब ज्योतिषी को अगर आप थोड़ा संक्षेप में बताएं क्या है? देखिए, ये दोनों में क्या कोरिलेशन है और कहाँ डिफर होती है, मैं आपको ये बताता हूँ। ज्योतिष बेसिक रूप से क्या है? ज्योतिष जो है वो वेदों से आई है, हजारों नहीं लाखों साल पुरानी है। ये जितने सूरज चांद जब से हैं तब से ये वैदिक ज्योतिष है, तब से तिथियों की गिनती शुरू हो गई थी। और जब हम बात करते हैं सतयुग की तो वो लगभग 50 लाख साल पहले की बात है लगभग। हाँ जी। तो ज्योतिष 9 ग्रहों, 12 राशियों, 12 भावों और 27 नक्षत्रों का मानव जीवन पे प्रभाव है, उसका अध्ययन है। क्यों नहीं हर मानव एक जैसा होता, उसकी बायोकेमिस्ट्री तो सेम है, लेकिन भाग्य अलग अलग होता है। कोई रंक है, कोई राजा है। ये क्या भेद है? ये ग्रहों का खेल है। और आपकी कुंडली ये क्या होती है? जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय ईस्ट हॉराइजन पे
जो राशि उदित हो रही है वो उसका लगन है। राशियां 12 ही हैं, मेष से लेके मीन तक। नक्षत्र 27 हैं, अश्वनी से लेके रेवती तक, और 12 ही भाव हैं। और ये चक्र घूम रहा है और 360 डिग्री का वृत्त है। इसके अंदर 12 राशियां 30-30 डिग्री की हैं। और यही काल चक्र कहते हैं। भाई ये काल का चक्र है, घूमता रहता है और ये किसी के कंट्रोल में नहीं है और लगातार घूमता है। ये बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, अनुशासित है। ये ऐसा नहीं कहता यार आज मैं थका हुआ, मैं तो आज नहीं घूमूंगा, मैं तो जहाँ खड़ा हूँ खड़ा रहूँगा। ऐसा तो कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं। होगा तो बस तो उस प्रलय हो जाएगा। तो उस समय जो राशि ईस्ट होराइजन पे, पूर्व दिशा में, पूर्व क्षितिज पे उदित हो रही है वो उसका लगन है। और उस क्षण पे जिस राशि में चंद्रमा है वो उसकी राशि है। और चंद्रमा जिस नक्षत्र के जिस चरण में है, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, वो उसके नक्षत्र का चरण है। मान लीजिए एक जातक का जन्म सिंह राशि, सिंह लगन में हुआ, ठीक है, तो यानी उस समय सिंह राशि ईस्ट होराइजन में उदित हो रही थी। मान लीजिए उसकी जो राशि है कुंभ है, तो कुंभ जो है सिंह से बिल्कुल 7वें स्थान में आती है। ये शनि की राशि है, तो चंद्रमा कुंभ में है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस नक्षत्र में है। तो नक्षत्र हमने देखा ये शतभिषा नक्षत्र में है, ये राहु का नक्षत्र है। अब उसमें देखा चरण कौन सा है, तो वो द्वितीय चरण में है। तो ये, और उस समय बाकी ग्रहों की पंचांग के हिसाब से जो स्थिति है वो कुंडली में बैठा दिए जाते हैं। और ये 9 ग्रहों की 12 राशियों 12 भावों की कुंडली बन गई। यही आपकी कुंडली है। ये वैदिक के हिसाब से हो गई। और जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उसी नक्षत्र की ग्रह से आपके जीवन की महादशा शुरू होती है। जैसे मैंने यहाँ कहा शतभिषा नक्षत्र राहु का है, तो उसकी महादशा राहु से शुरू होगी। वो राहु की महादशा में पैदा हुआ, सिंह लगन में, कुंभ राशि में और शतभिषा नक्षत्र में। ये उसका एड्रेस है। अब जैसे चलना है वो उसी के हिसाब से आगे चलता चला जाएगा। अब इसमें वैदिक के हिसाब से ग्रहों की हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, महादशा अंतरदशा देखेंगे और उसका फलादेश। जैसे कुंडली देखते हैं वैसे देखेंगे। अब लाल किताब में क्या फर्क है अगर हम यही बात करें? अब इस कुंडली को लाल किताब ये कहती है, मैं ना तो राशि में मानती हूं ना नक्षत्र में मानती हूं, मुझे तो पक्के भावों में, पक्के घरों में भरोसा है। यानी काल पुरुष की कुंडली, उसमें हर कुंडली 1 नंबर से ही मानी जाएगी। यानी ये जो हमने कुंडली बनाई, हमने इसको समुद्र में डुबो दिया। इस कुंडली को जो वैदिक से बनाई समुद्र में डुबो दिया। मतलब कि जो लाल किताब है वो वैदिक कुंडली को नहीं मानता है। इसी से तो आगे लाल किताब चलेगी। आधार यही है। कुंडली बन गई वैदिक से, इस कुंडली को हमने समुद्र में डुबो दिया। इसको आप 3 डायमेंशनल इमेजिन कीजिए। अब वो लाल किताब का एक नाम समुद्रिका भी है, समुद्रिका यहीं से आता है। तो जब कहती कि हमने इस कुंडली को समुद्र में डुबो दिया, अब राशियां तो समुद्र में डूब गई, नक्षत्र समुद्र में डूब गए, भाव और ग्रह तैरते रह गए। बाकी क्या बचा? भाव और ग्रह। इन्हीं भावों को पक्के घर कहा गया और ग्रह जहां हैं वहीं हैं। अब ये सिंह लगन की कुंडली थी तो 5 नंबर होता है। आप जब भी कुंडली देखेंगे राशियों के नाम नहीं लिखे होते। 1 लिखा है तो मेष है, 5 लिखा है तो सिंह है, 8 लिखा है तो वृश्चिक है, 11 लिखा है कुंभ है, 12 लिखा है तो मीन है। ये आपको पता होना चाहिए। 6 नंबर ही कुंडली है मेरी। हाँ, तो वो आपकी कन्या राशि होगी, कन्या लगन हो गया। अब चंद्र जिसमें है वो राशि हो जाएगी। तो इस कुंडली में 5 नंबर से शुरू हो रहा था वैदिक में, वो नंबर तो गए डूब, राशियां डूब गई। अब वो कुंडली है तो सबसे ऊपर जो था लगन, उसको 1 नंबर लिखा गया। उसके बगल में जहाँ 6 था 2 लिखा गया, 7 था 3 लिखा गया, एंड सो ऑन। लास्ट में 12 लिखा गया। 12 पक्के घर हो गए। इनको बोलते हैं पक्के घर। लाल किताब की टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग चलती है। ग्रह जिस घर में थे वही हैं, ग्रह नहीं हिले। अब ग्रहों का इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा। लाल किताब ये कहती है कि पहले पक्के घर का मालिक तो मंगल है। वैदिक में सूरज था उसका मालिक,
लेकिन यहाँ मंगल हो गया क्योंकि पहली राशि मेष है। राशियों को वो इनडायरेक्ट ले रहा है, सीक्वेंस में ले रहा है, एक से गिनेगा हमेशा, राशियों को ले रहा है, उसको कंसिडर अंदर अंदर कर रहा है। तो पहला पक्का घर मंगल का हो गया, और उसका मंगल का है तो उसका स्वामी मंगल हो गया, लेकिन उसका कारक सूर्य है। सूर्य जगत का स्वामी है, सब कुछ तो उसी से संचालित होता है, उसी से चलता है। पूरे जगत पे अगर आप साक्षात कंट्रोल देखें तो वो सूर्य का ही है, सब कुछ वही डिफाइन करता है। आप कहते हैं मैं आज 40 साल का हो गया, भाई आपको कैसे पता लगा 40 साल के हो गए? साल जो बीतते हैं, साल कैसे बनता है? एक एक दिन जब सूरज आगे बढ़ता जाता है, एक एक दिन गिनते जाते हो, 365 हो गए तो साल बन गया। तो आपकी सारी काउंटिंग सूर्य से, सारे शरीर का संचालन, सारे जगत का संचालन, सारे मौसमों का संचालन, सारे जल की वर्षा, सब कुछ वही है। वो अल्टीमेट साक्षात भगवान जो हैं, जो आपको रोज दर्शन देते हैं और एकदम डिसिप्लिन्ड हैं। आई ऑलवेज से इफ यू हैव डिसिप्लिन्ड लाइफ will give you decency and dignity. And if you take it in a casual way, you are bound to get casuality. Choice is yours. तो कितने डिसिप्लिन है कि हर जगह सूर्योदय और सूर्यास्त का जगह एक सेकंड बाय सेकंड फिक्स है। तो जगत के स्वामी, तो पहली जो भाव है उसका पक्का जो घर का मालिक है मंगल है। मंगल आपके शरीर में खून है जो बह रहा है, वही आपको कंट्रोल कर रहा है अंदर से। आपका खून बहना, अंदर फ्लो होना बंद हो गया तो फिर लोग निपटा देंगे। और उसका जो कारक है वो सूर्य है। कितना गहरा भेद है, त्रिनेत्र खुलता है जब आप लाल किताब का अध्ययन ज्योतिष के साथ मिला के करते हैं। दूसरे पक्के घर का स्वामी शुक्र है, दूसरी राशि वृषभ है, उसका स्वामी शुक्र है। वैदिक में आधार वहीं से पकड़ा है। अब उसका कारक कौन है? दूसरा घर आपका धन स्थान है, आपकी वाणी है, आपका परिवार है, आपकी विद्या है। उसका कारक कौन है? गुरु है। तो कारक यहाँ गुरु है। यहाँ देखिए चमत्कार, वैदिक के हिसाब से, लाल किताब के हिसाब से वो पक्का घर शुक्र का है, दैत्यों के गुरु हैं, उनका कारक गुरु है, देव गुरु है, दोनों गुरु इकट्ठे हो रहे हैं। तीसरा भाव पक्का घर मिथुन राशि होती है, स्वामी बुध, लेकिन भाई बहनों का घर है, पराक्रम का घर है, आपका हाथ है, कहता नहीं ये तो मेरा दायां हाथ है, तो वो थर्ड हाउस होता है पराक्रम का, जिससे आप सब अपने काम करते हैं, उसका कारक मंगल है। चौथा घर किसका है? भूमि भवन माता वाहन का सुख है, कर्क राशि है, पक्का घर चंद्रमा का है। को रिलेशन वहीं से आ रहा है, लेकिन उसका कारक भी चंद्रमा है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो उस चौथे घर के बहुत अच्छे फल मिलने वाले। पांचवां घर क्या है? विद्या का स्थान है, संतान है, मेंटल क्रिएटिविटी है, राज सत्ता की मोहर है, अथॉरिटी। कहते यार इसके पास तो बड़ी 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 अथॉरिटी है, इसके पास एक गांव का सरपंच है, सरपंच भी बड़ी अथॉरिटी हो जाता है गांव में। देश के लिए प्रधानमंत्री, इसकी बहुत अथॉरिटी है, इसके पास सरकारी ऑफिसर है, ऐसी चर्चा होती है। लेकिन पांचवें घर का जो मालिक है वो सूरज है, क्योंकि 5 नंबर राशि सिंह है, सूरज की है, मालिक सूरज ही है। लेकिन वो ज्ञान का है, बच्चों का है, विद्या का है, रोमांस का है, अथॉरिटी का है, मेंटल क्रिएटिविटी का है, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी चीज़ें 12 भावों, 12 राशियों और 9 ग्रहों में निहित हैं। तो अब उसका कारक गुरु है, क्योंकि विद्या का कारक भी तो गुरु है, बिल्कुल। और पांचवें घर में जिसके सूरज या गुरु हुआ, तो ऐसे जातक का उत्थान या तो राजा करवा देगा और नहीं तो उसका गुरु करवा देगा। और ये अद्भुत उदाहरण है योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके पंचम भाव में गुरु है सिंह राशि में, और उनका सारा उत्थान ही उनके मठ से मठाधीश जो उनके गुरुजी थे उन्होंने किया, उन्होंने सारा कुछ अपना इनको दिया है। क्या उत्थान हुआ! ये उन लाल किताब बोलती है, त्रिनेत्र खोल देती है, आपको दिखा देती है सामने। छठा घर, छठी राशि 6 नंबर कन्या, स्वामी उसका भी बुध है। तो छठे घर का पक्का मालिक कौन गया? भाई रजिस्टर्ड है मेरे नाम पे ये फ्लैट का मालिक तो मैं हूं, लेकिन चलती यहाँ मेरे पिताजी की है घर में। आप समझ रहे हो कारक और मालिक में फर्क समझ रही हैं आप? कि
मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है फ्लैट, लेकिन पिताजी साथ में रहते हैं, चलती उन्हीं की है, वो जो कहते हैं हम वही करते हैं, यानी कारक पिताजी हैं, मालिक मैं हूँ। तो छठे पक्के घर का मालिक जो है वो बुध है, उसका कारक केतु है। अब सातवां पक्का घर तुला राशि हो जाती है वैदिक के हिसाब से, उसका स्वामी शुक्र होता है। ये पति पत्नी का स्थान है, पार्टनरशिप है, आपकी पॉपुलैरिटी भी यहीं से देखते हैं। तो उसका स्वामी तो शुक्र है, लेकिन उसका कारक बुध और शुक्र दोनों ही हैं, यानी पति और पत्नी। अकेला कारक थोड़ी होगा, शादी क्या है, दोनों कारक हैं ना उसके। चक्की है चलती हुई, बुध और शुक्र। घर में पहले चक्कियां होती थी, आजकल तो नहीं रह गई, आज की जनरेशन ने शायद देखी भी ना हो। तो नीचे का पार्ट फिक्स रहता था, ऊपर का चलता था। नीचे शुक्र है, ऊपर जो पार्ट घूम रहा है वो बुध है, यहां तक गहराई है। और सातवें घर में शनि उच्च का हो जाता है, तो उसकी कीली लोहे की होती थी, शनि भी था उसमें। सातवें घर में शुक्र के साथ शनि भी, शनि उच्च का हो जाता है वैदिक के हिसाब से, और पक्के घरों के हिसाब से भी, तो उसकी किल्ली लोहे की होती थी। बड़ी गहरी विद्या, त्रिनेत्र खोलती है। आठवां पक्का घर शमशान घाट है, गहन चिंतन है, पराविद्या है, जो है गड़ा हुआ धन है, संघर्ष है जीवन का। उसके पक्के घर का मालिक कौन है? चंद्रमा, वृश्चिक राशि होती है। वैदिक में आठवीं राशि वृश्चिक है, उसका स्वामी मंगल है, यहां भी मंगल है। अब को रिलेशन बता रहा हूं कि किनके क्या है, लेकिन इसका कारक कौन है? शनि, मंगल और चंद्रमा तीनों ही हैं। नवम पक्का घर गुरु का है, ज्ञान है, ये बड़े बड़े जो मठ होते हैं वो है। ये आपके पिताजी हैं, नवम घर से पिता को भी देखते हैं, और जो दसम घर से उत्तर भारत में देखते हैं, दक्षिण भारत में नवम भाव से पिताजी को देखते हैं। आपके धर्म कर्म हैं, और ये जीवन कैसा चलेगा वो सारा भेद यही है। ये गुरु का पक्का घर है, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, नौवीं राशि का, और उसका कारक भी गुरु है। अब 10वां पक्का घर शनि का है, मकर राशि होती है, और ये आपकी रोजी रोटी जीविका, हाउस ऑफ प्रोफेशन है, कर्म का घर है। ये बताता है कि आप कितना परिश्रम करेंगे। शनि जो है आपको दुख भी देता है, पीड़ा देता है, और आपको शक्ति देता है परिश्रम करने की। जितने मेहनती लोग होते हैं ना, वो शनि का अधिकार में आते हैं, क्योंकि बहुत मेहनती होंगे, बड़े संघर्षरत होंगे। तो इसका कारक शनि भी है, और इसका कारक सूरज भी है। शनि तो क्रम, आपको मेहनत देगा, श्रम देगा, और आपकी रोजी रोटी देगा, और सूरज है ये सत्ता का स्थान है, आपको अथॉरिटी देगा। दोनों की चलती है, दोनों में तारतम्य है। सूरज पिता है और शनि पुत्र है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है। पिता पुत्र दोनों की है, चलती है इसमें। अब दोनों में सामंजस्य हो गया, बंदा बहुत राइज करेगा। अब 11वां पक्का घर कुंभ राशि है, 11 नंबर, स्वामी शनि है। मैं कह रहा हूं ना कि वैदिक को पकड़ते हुए चलती है। लाल किताब और वैदिक का पूरा सामंजस्य है, वो बड़ी गहराई, वो जब दोनों को जोड़ते हैं त्रिनेत्र खुलते हैं। अब 11वें पक्के घर का मालिक शनि है, लेकिन उसका कारक गुरु है। अब 11वां पक्का घर आपका न्यायालय है, कोर्ट है, कहते नहीं सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वो कोर्ट है। अब वहाँ गुरु का क्या काम? जज साहब बैठे हैं काले कपड़े पहन के, शनि का रंग काला ही है, और आप देखिए जज लोग हैं काला कोट पहनते हैं, वकील भी काला कोट पहनते हैं। किसने बोला उनको काले रंग का पहनने के लिए? शनि का पक्का घर है, शनि का काम कर रहे हैं। शनि न्यायाधीश है, CJU है, चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स है, पूरे ब्रह्मांड के महान्यायाधीश। कारक गुरु है। गुरु कारक क्यों है? क्योंकि जब भी कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है वो गवाहियों के आधार पे शुरू होती है, और गवाह क्या कहता है? गुरु क्या है? धर्म में गवाह क्या कहता है? मैं जो भी धर्म का होता है, गीता, कुरान, बाइबल, मैं इसकी कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो गुरु तो आ गया ना। जब जिस धार्मिक पुस्तक की आप कसम खा रहे हैं, अपने धर्म की कसम खा रहे हैं, तो वो गुरु है, कारक गुरु है। अगर गवाह ने गवाही गलत दे दी तो शनि
का डिसीजन गलत हो जाए, क्योंकि वो गवाहों की गवाही के आधार पे ही तो अपना न्याय सुनाएगा। तभी लाल किताब का सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, क्योंकि गवाही झूठी दी नहीं, सारी प्रोसेस, न्याय प्रक्रिया सारी आपकी बेकार हो गई। कितनी गहरी बात है। लोग बड़े मजाक में रहते कि यार मैंने तो मजाक में कह दिया था, उसकी बड़ी भारी सजा मिलती है। तो ये है कारक और मालिक का क्या कोरिलेशन है और क्यों है, मैं बता रहा हूँ। 12वां पक्का घर मीन राशि है, काल पुरुष की मीन राशि है। अब मीन राशि का स्वामी हमने वैदिक ने हमें बताया है कि इसका स्वामी गुरु है, स्वामी तो गुरु है, लेकिन उसका कारक राहु और गुरु दोनों है। वो आपका विदेश का स्थान है, आपका शैया सुख है, आपके जो कोर्ट के केसेस हैं, लफड़े हैं जिसको बोलते हैं बॉम्बे की भाषा में, वो हैं, आपके रोग हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है, और अगर कुछ ऐसा को कर्म बैठे तो जेल का खाना भी यही है, जेल यात्रा का भी यही है। हाँ, तभी राहु को उसमें इन्वॉल्व किया है, राहु और गुरु। अगर बहुत अच्छे कर्म हैं, आप सुखी रहेंगे, मोक्ष की प्राप्ति कर जाएंगे, और राहु वाले धंधे शुरू कर दिए उल्टे सीधे, वो आपको जेल ले जाएगा। अच्छे चले गए हैं पिछले कुछ सालों में, सबने देखा है। तो ये गेम है, ये खेल और ये संबंध है पक्के घरों का, वैदिक ज्योतिष और लाल किताब का आधार उसी को लेते हुए आगे बढ़ रही है। तो आपने बेसिकली दोनों में नॉलेज हासिल की है और आप दोनों की कोरिलेशन के साथ लोगों को बताते हैं। मैं कोरिलेशन के साथ बताता हूँ, जिससे कि आपका जो प्रेडिक्शन है और स्ट्रांग हो जाता है। एक्सेलेंट, मतलब आपको उसके अंदर झांकने की, मतलब कुंडली के अंदर झांकने की वो बंदा है क्या, और उसका आगे भविष्य कैसा चलेगा। वैदिक के हिसाब से बड़ा अच्छा ग्रह बैठा है, महादशा अंतरदशा बड़ी अच्छी है, खूब तरक्की करोगे, बोल दिया पंडित जी ने। लेकिन उसमें कहाँ फ्लॉ है, लाल किताब के हिसाब से कहाँ गड़बड़ हो रही है, वो जब आप देखेंगे ना तो आपको पूरा इंटरप्रिटेशन चेंज मिल जाएगा। सर, इस साल मोदी जी 75 वर्ष के हो जाएंगे और उनके हिसाब से 75 साल के बाद मार्गदर्शन मंडल में चले जाते हैं, जो भी नेता लोग होते हैं। हो सकता है कि वो ये कार्यकाल पूरा कर लें। क्या वो इस कार्यकाल को पूरा करेंगे? यदि हाँ, तो अगले बार प्रधानमंत्री बनने का योग किसका है? यदि नहीं, तो अपने बाद प्रधानमंत्री की गद्दी किसको देंगे? ये जो आपने बात कही कि 75 हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई हमारे भारतीय संविधान में है क्या कि आपकी पॉलिटिशियंस की रिटायरमेंट 75 है, या कोई बेसिक क्वालिफिकेशन है कि अंगूठा छाप होना चाहिए या हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए? कहीं नहीं। मोदी जी ने खुद ही एक ये पार्टी की अंदरूनी व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल, और ये उनकी पार्टी के हिसाब से है। हाँ जी बिल्कुल। आप और मैं और या कोई दूसरा उस पर क्वेश्चन करने की अथॉरिटी नहीं रखता अनटिल एंड अनलेस इट इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, हेमा जी अभी लगभग 77 की हैं और वो मथुरा से तीसरी बार सांसद बनी है, भारी बहुमत के साथ बनी है। और उन्होंने जो पहले सोचा था कि 75 में रिटायरमेंट देंगे, तो उन्होंने शायद ऐसा सोचा हो कि दूसरे लोग, दूसरी पार्टियां भी हमारा अनुसरण करके ये एक उदाहरण दे देंगी, और ये दे देंगी तो उसके बाद हम बैठ के आपस की जो है सर्व पार्टी मीटिंग करके इसको 75 का हम डिफाइन कर लेंगे, और कोई बेसिक क्वालिफिकेशन भी डिसाइन कर लेंगे। अंगूठा छाप, नौवीं फेल, इधर उधर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं, तो वो सब ठीक हो जाए। लेकिन बाकियों ने फॉलो नहीं किया, तो इन्होंने भी उस नियम को तोड़ दिया। और इससे अगर आप देखेंगे, हेमा जी ही नहीं, कम से कम 50 ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 75-80 के बीच में जो सांसद बने हैं, और उन्होंने मंत्री पद के लिए और सबके लिए ये चीज़ें पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। दैट वाज इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टी, लेकिन वो ट्यूनिंग में नहीं आई सारी पार्टियां, तो अब वो अपने हिसाब से चलेंगे। और जो बटेर की तरह देख रहे हैं कि बिल्ली के भागो छीका टूटेगा, 75 के होते ही इस्तीफा लिख के दे देंगे, तो वो इस गलतफहमी में ना रहे। मतलब ये कार्यकाल तो पूरा कार्यकाल ही पूरा नहीं करेंगे। 2029 में भी जो उनकी कुंडली और दशा महादशा कह रही है, वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे भारी बहुमत के साथ, नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, और 2032-33 तक वही चलेंगे, और पंडित नेहरू जी का 17 साल का जो रिकॉर्ड है उसको बीट करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद
ये भी चल रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब वो कब से लागू होता है ये सरकार के और विपक्षी दलों के सहयोग के हिसाब से डिसाइड होगा। वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अब आपने जो पूछा कि अगर वो उनके बाद प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो आप जो देख रहे हैं कि जो पॉपुलैरिटी है और जो काम करने का तरीका है योगी आदित्यनाथ जी का, जिस तरह उन्होंने इस माफिया से मुक्त किया है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को उन्होंने जो है माफिया मुक्त किया है, वहाँ की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, आम आदमी का जीवन जो है सुरक्षित हुआ है कंपेरेटिवली। लोग अभी भी शरारत करते हैं। देखिए, देवासुर संग्राम तो अनंत काल से चला आ रहा है, चलता रहेगा, ये एक सिंबॉलिक है जो हमारे शास्त्रों में आया हुआ है। वो लोग फिर शरारत की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको माकूल सजा दी जाती है और उनका 1 सेंटेंस है, भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और वो फिर भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हैं, विकास बहुत अच्छा हो रहा है, जनता उससे जो लाभान्वित हो रही है। और जो यूपी की जनता है बहुत बुद्धिमान जनता है, बहुत प्रखर जनता है, और ये देवभूमि है। हमारा प्रयागराज, काशी, मथुरा, अयोध्या, वृंदावन सब तो यहाँ है, देवभूमि है। आप सोचो, प्राचीनतम सनातन धर्म अगर है तो यहाँ है। तो वो लोग बड़े प्रबुद्ध हैं, वो उस बातों को समझते हैं और देश और प्रदेश के विकास के लिए उन्हीं को आगे लाएंगे वो। अब देखिएगा, जो सच्चाई है वो बोलती है। कागज के फूलों में और प्राकृतिक फूलों में बहुत फर्क होता है। और वो जीतेंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, और जब मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे, आप देखेंगे कि अपने आप जैसे उस स्लॉट में फिट होते हुए योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बात है। मतलब कि आज आप इस पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो योगी आदित्यनाथ जी होने के पूरे चांसेस हैं। बिल्कुल, उनकी महादशा और अंतर्दशा सब कुछ हमने देखी है। उनके पंचम भाव में अपनी राशि धनु का गुरु है, सिंह उनका लगन है, शेर वाला, शेर जंगल का राजा होता है। और उनकी शुक्र की महादशा चल रही, जो कर्म भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव का स्वामी है। शुक्र उनका लाभ स्थान में मंगल के साथ बैठा हुआ है। बहुत बेहतरीन। सर, एक बात तो ये हो गई कि जिसकी कुंडली मजबूत है, मतलब जो भगवान से आशीर्वाद लेकर ही पैदा हुआ है, उसको वो कुंडली बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आपने सही कहा। व्हाट इज योर हॉरोस्कोप? इट इज नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ डीड्स। दूसरी बात यह है कि जिनकी कुंडली में कुछ गड़बड़ है, जो कुछ दुख भोग रहे हैं, जो परेशान हैं, चिंता में हैं, उनके लिए भी क्या कुछ रेमेडीज होती हैं लाल किताब में? जी हाँ, वैदिक में भी होती हैं। वैदिक में तो सब जानते हैं, लाल किताब में भी होती हैं। ये इन दोनों में क्या रेमेडीज में भी डिफरेंस होता है? हाँ, रेमेडीज में डिफरेंस होता है। देखिए, मैं बताता हूँ। आपका बुध अगर खराब है तो आपको वैदिक में कहेंगे कि इसके 36,000 बीज मंत्रों का जाप करवाइए। उसके बाद उसका दशांश हवन और तर्पण कराइए। बुध की जो वस्तुएं हैं, हरा मूंगा है, हरी मूंग की दाल है, आपके हरे वस्त्र हैं, हरी चूड़ियाँ हैं, और जो हरे रंग की चीज़ें हैं वो आप खुलकर दान कीजिए। बड़ी अच्छी बात है, दान करना ही चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्र जाप हमारे शास्त्रों में लेकिन करने चाहिए। बहुत मंत्रों का प्रभाव है, लेकिन अब ये इसमें तो लाखों का खर्चा दिख रहा है, नहीं तो हजारों का तो है। हाँ ठीक है, समय और दोनों। अब लाल किताब ये कहती कि बुध अगर नवम भाव में बैठा है, मतलब खराब है, नवम पक्का घर गुरु का है, मैंने बताया था, और उसमें बुध चला गया तो गुरु भी पीड़ित हो गया और बुध की भी ऐसी तैसी हो गई। ऐसा व्यक्ति अगर माला पहनने लग गया, शंख रखा उसने, तो उसका सत्यानाश निश्चित है। अगर बुध 12वें घर में चला गया, उसका पक्का घर वो भी जो है गुरु का है, मीन राशि बनती है काल पुरुष में। मीन राशि में वैदिक भी कहती है कि गुरु बुध नीच का होता है। एकदम टैली होते हैं दोनों के कॉन्सेप्ट अगर आप गहराई से जाएंगे तो। अब वो नीच का बुध बहुत दुखी करता है। लाल किताब ये कहती कुंडली का अध्ययन करना है ना, पहले जातक का बुध देखो कैसा है, बुद्धि कैसी है उसकी। अगर वही खराब है तो बाकी ग्रह जो हैं वो अच्छा असर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 9 ग्रहों में से मध्य में
बुध आता है, लेजन करता है, देवताओं का भी दोस्त है और दैत्यों का भी दोस्त है वो। अगर वही बदमाश हो गया कुंडली में तो बिगाड़ देगा आपका सारा खेल। तो अब लाल किताब क्या कहती है? बुध 12वें में खराब है, शंख ना बजाए, शंख ना रखे घर में, माला ना रखे, भभूति ना रखे, कभी ताबीज़ ना पहने। नहीं तो क्या ये जो अपने वैदिक वाले कहें अरे बुध खराब है, मैं तेरे को ताबीज़ बना के देता हूँ ना, तो जरा वो लेके आ 25 रुपए का वो ताबीज़ वाला कवर, मैं उसमें लिख के मन कबाड़ा हो जाएगा। अब लाल किताब कहती है ये नाक को यहाँ से पकड़ो और इसके बीच में जो स्किन है ना, हड्डी और यहाँ के बीच में हल्की सी स्किन, उसको छेदन करवाओ। जैसे आपको इंजेक्शन की सुई चुभती उतनी चुभेगी, और उसमें तार डाल दो, चांदी की तार डाल दो, तो आपका जो होल है मेंटेन रहेगा। और वो कहीं लिखा है 96 आवर, कहीं लिखा है 96 डेज तक उसमें रहने दो। तो ये जो यहाँ से नसें चलती खोपड़ी में जा रही हैं, तो बुद्धि तो यही है ना, तो वो बुद्धि की जो नसें अटकी हुई हैं जिनमें फ्लो नहीं है, ऐसा करने से और ये नसें खुल जाएंगी 96 डेज में, वो फ्लो ठीक हो जाएगा क्योंकि यहाँ से वो छेद कर दिया है। 96 डेज के बाद वो तार को आप निकाल दो और छेद हो जाएगा बंद। खर्चा 50 रुपए का, इससे ज़्यादा नहीं है, और उससे ज़्यादा असर मिलेगा। और आपको ध्यान हो कि इसको बोलते हैं नथ पहनता। पहले लड़कियों को नथ पहनाई जाती थी, आजकल फैशन ने सब कुछ कबाड़ा कर दिया है। लड़कियों में बुद्धि कम होती तो नथ पहने होती थी ना, सुंदर भी लगती थी। यस, मैं बता रहा हूँ, लड़की बुद्ध होती है। अब मैं आपको गहराई बताता हूँ, त्रिनेत्र खोल रहा हूँ लाल किताब और वैदिक का। और 20-22 साल की उम्र में लड़कियों की शादी होती थी, आजकल 35-40 हो गई है, वो बात अलग है, वो गलत है। ज्यादा उम्र में अब वो लड़की एक अपने परिवार में रही, उसके जो मानदंड हैं परिवार के वो अलग है, हर परिवार के थोड़े से डिफर करते हैं, ठीक है। दूसरे परिवार में जा रही हैं, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, सबके साथ एडजस्ट करना है, सास ससुर जो और ननद और जो जेठानी दरानी, तो ठीक है। अब उसकी बुद्धि तो अपने घर में जो थी वो थी, वहाँ की बुद्धि के हिसाब से उसको फ्लेक्सिबल होना है। तो वो नथ जो डाली जाती थी, उसकी बुद्धि की नसें खुल जाती थी ताकि वो नए परिवार में जाके एडजस्ट हो जाए। और नथ वाज कंपल्सरी फॉर गर्ल्स, आप पिछले ज़माने का ध्यान करें, और वो उसका यही भेद था। तो कहाँ उपाय, दोनों में उपाय हैं, पर कहाँ उपाय कर, जो हमारे ये लाल किताब के नेचर के साथ जुड़े, शरीर के साथ जुड़े उपाय हैं। लाल किताब भी क्या भारतीय विद्या ही है या लाल किताब कोई बाहर के देश की विद्या है? देखिए, एकदम भारतीय विद्या है। ये आपको कैसी गलतफहमी होती है, दूसरों को भी होती है कि बाहर की। पहले तो मुझे इस गलतफहमी का राज बताइए, फिर मैं निवारण तो मुझे लगता है चाइनीज आजकल लोशु ग्रीड हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे फेंग शुई हो गया। लोशु ग्रूड कोई कुछ नहीं होता, वो किसी भी तरह से उसको वर्टिकल, हॉरिजेंटल और जो है डायगोनली को जोड़ लो, उसका टोटल आता है 15। 15 का टोटल मारेंगे आएगा 6, और 6 नंबर जो शुक्र का है, मैया महालक्ष्मी का है। ये लोशु ग्रिड को लोगों ने बोल बोल के उनको सिर पे चढ़ाया, कुछ नहीं, ये लक्ष्मी यंत्र है। ये डॉक्टर कथुरिया की तरफ से पक्का आप ले लीजिए वचन, ये लक्ष्मी यंत्र है और बहुत प्राचीन यंत्र है हमारे वैदिक काल का। लोशु कहाँ से आ गया बीच में? और अंक ज्योतिष कोई दूसरों ने पैदा की है। हमारे वेदों में लिखा है, जो अंक दिया गया है, सूर्य 1 नंबर है, राजा है। कहते हैं ना यार, ये बंदा A1 है। ए तो बाद में आया जब अंग्रेज आए, उसके पहले तो हमारा एक ही था। और कहते हैं ना 1 और 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर हमारे गुरुदेव का है, 4 नंबर राहु का है, 5 नंबर बुध का है। ये युवराज है। 4 उधर निकल गए, 5 के बाद फिर 4 निकले तो 8 हो गए, और बीच में बुध है। इसलिए बुध इतना इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर बुध का है, 6 शुक्र का है, 7 जो है केतु का है, 8 शनि का है और 9 मंगल का है। अब मुझे उन लोगों की बुद्धि पे तरस आता है कि ये विदेश से आई। विदेश से कैसे आई उसको मैं समझा दूंगा, जहां से लोगों को गलतफहमी पैदा होती है। जो सूर्य है उसके स्वामी ब्रह्मा जी हैं। अब ब्रह्मा जी चाइना के देवता हैं या हमारे देवता हैं? चाइना वाले अगर मानते हैं तो ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, पहले तो हर जगह नहीं, पहले तो सारी पृथ्वी पे सनातन ही था ना। तो चाइना में भी सनातन था, बुद्ध धर्म भी वहीं, तिब्बत तो बुद्धिस्ट था। बुद्धिस्ट कैसे बना? पहले हिंदू था, तो चाइना भी हिंदू रहा होगा। तो पहला जो 1 नंबर है
सूर्य क्या है? ब्रह्मा जी हैं। चंद्रमा 2 नंबर शिव जी हैं। गुरु जो है 3 नंबर वो हमारे विष्णु जी हैं। 4 क्या है? राहु। राहु हमारी माँ सरस्वती हैं। 5 बुध हैं, हमारे जो बुध हैं वो दुर्गा माता हैं। 6 शुक्र हैं, माता लक्ष्मी हैं। 7 केतु हैं, गणेश जी हैं। 8 शनिदेव जी हैं, भैरव बाबा, हर गांव में पूजा होती थी, भैरव बाबा हैं। 9 मंगल जी हैं, हनुमान जी हैं। पीपल के नीचे भी मूर्ति लगा दी तो ये हमारे तो हनुमान जी की पूजा हो रही है। मुझे ये समझा दो कि ये दूसरे देश से कैसे, ये देवता देवी देवता सारे हमारे हैं। मैंने आपको कनेक्ट करके बता दिए। अब गलत फहमी का मैं राज बता देता हूं, जो मैं समझता हूं, मे बी रॉन्ग। हजारों साल से अरेबिक यहाँ घुस आई, आक्रांता आए, और ये जो हत्यारे लोग आए और जबरदस्ती, तो उनमें उनकी भाषा यहाँ फैल गई, फैल जाती है। और पंजाब में आज़ादी से पहले तक हर घर में उर्दू और अरेबिक ही चलती थी, बोलचाल की भाषा थी, और हर घर में एक जना अरेबिक प्रॉपरली पढ़ा होता था। और हमारे भी पूर्वज जानते थे। मुझे मज़ा आता था जब वो हम बच्चे थे और वो बातें करते होते थे, तो शेर व शायरी भी आती थी उनको, क्योंकि ये उस भाषा की खासियत है। तो वो भाषा जब हमारे लोगों ने सीख ली, तो हमारे जो कोई प्राचीन ज्योतिषी रहे होंगे कुछ 100 साल पहले, उन्होंने वैदिक को अरेबिक में ट्रांसलेट किया होगा। और उसमें से कोई और ज्ञानी होंगे जो रिसर्च करके, क्योंकि वैदिक जो है वो साइंस है और लाल किताब उसकी टेक्नोलॉजी है। ओके। तो उन्होंने जो अध्ययन करके, मानव जीवन पे अध्ययन करके, कि भाई ये वैदिक के हिसाब से बहुत दिक्कतें होती हैं लोगों को समझने में, उपाय करने में, और उन्होंने मानव जीवन का अध्ययन करते हुए और उस आधार पे जो है लाल किताब आगे बढ़ा दी, ये नया कॉन्सेप्ट लेके पक्के घरों का। और जब लोगों ने वो किताब कहीं मिट्टी के नीचे दबके, मतलब धूल खाती रही किसी लाइब्रेरी में, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो 1930 के आसपास पंडित रूपचंद जी जोशी, जो फरवाना में रहते थे जालंधर के पास, बहुत विद्वान थे और अंग्रेज़ों की सर्विस में, सरकारी नौकरी में थे, अकाउंटेंट थे, पढ़े लिखे थे उस ज़माने के, अरेबिक भी उर्दू भी। तो उन्होंने, उनकी नज़र में ये किताब आई। अविभाजित भारत में जो पाकिस्तान बन गया, वहाँ के पंजाब में किसी लाइब्रेरी में थे, कहीं उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया और फिर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा ये तो जनोपयोगी है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने देखा, रामायण तो है वाल्मीकि जी की, कोई पढ़ नहीं पा रहा, संस्कृत छूट गई है, तो जन भाषा में उसको दोबारा लिखा। अब वो जन जन के नायक हो गए और जन जन तक पहुंच गई वो। और हनुमान चालीसा तो अचूक है। तो उसी तरह उन्होंने देखा कि ये इतने अद्भुत उपाय हैं लोगों के लिए, लोगों के जीवन को सरल करने के लिए, मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए। पहले उन्होंने 1939 में लिखा गुटका, फिर लाल किताब के अरमान, फरमान, और 1952 आते आते उन्होंने उसका वृहद रूप दे दिया। तो आज के लाल किताब के जनक पंडित रूपचंद जी जोशी हैं। तो मैं तो उन विद्वानों से ये खुद जानना चाहता हूँ कि भाई आप कैसे कहते हो कि ये अरबों से आई है, यवनों से आई है, चाइना से आई है, भाई मुझे भी समझा दो, तो मैं अपना जो नॉलेज करेक्ट करके अपडेट कर लूँ। जो मैंने समझा है, ये मेरी अंदरूनी समझ है, मैंने ये समझा है। बहुत बढ़िया। अब हम लोग कुछ रेमेडीज़ ले लेते हैं कि जो लोग देख रहे हैं उनके भी कुछ सवाल होंगे, कुछ चाह रहे होंगे हमें कुछ फ़ायदा हो जाए यहाँ से। नॉलेज तो बहुत मिल गई। सबसे पहले, चूँकि मेरा बैकग्राउंड बिजनेस रहा है, मैं बिजनेसमैन को ही कंसल्टिंग करता हूँ, बिजनेसमैन को ही आगे बढ़ाता हूँ, तो ऐसा भी कुछ है कि कौन से जातक को कौन सा व्यवसाय करना चाहिए? मान लीजिए किसी कोई सूर्य जातक का है या फिर कोई मेष राशि का है, किस राशि को कौन सा व्यवसाय करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये गाइडेंस मिलती है। आज से 100 साल पहले ना तो कंप्यूटर था, ना ये आज की जो आज ये सारी सोशल मीडिया कुछ नहीं थी। कंप्यूटर और ये डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया, ये तो पिछले देखा जाए तो 40, 50, 60 साल की देन है, उससे पहले नहीं था। तो ज्योतिष तो हमारी वेदों से चली आ रही है, तो उस समय ये नहीं था। तो अब किस ग्रह के
आधार पे हम इसका निर्णय लें। लेकिन ये अद्भुत विद्या है, दुनिया कितने ही मैटेरियलिज्म में, आविष्कारों में आगे बढ़ती जाए, ग्रहों से बाहर कुछ नहीं जा सकता। ये अल्टीमेट है। तो आप देखिए, मोबाइल तो जरा सा दिखता है इतना, लेकिन उसमें सब कुछ है। भानुमति का पिटारा, जो चाहिए आप निकाल लो। तो अब जो दिखता नहीं है वो कौन है? राहु है। अब हम इसका इंटरप्रिटेशन कैसे लेंगे? जिनका राहु बढ़िया है कुंडली में, राहु कैसे बढ़िया होता है ये तो वैदिक काल से डिफाइंड है। अब इसमें बुद्धि लग रही है, चतुरता, AI क्या है? इस खोपड़ी की उपज है ना, मतलब अल्टीमेटली तो ये है, इसकी उपज है सारी। अब बुद्धि बढ़िया होनी, बुद्ध बढ़िया हो। अब जिनका बुध और राहु बढ़िया है कुंडली में, अब देखिएगा वो जो आज की ये डिजिटल वर्ल्ड में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, छाए हुए हैं। तो अगर हम ये देखते हैं तो हम कहेंगे भाई आपका जो है इस मीडिया लाइन में बहुत अच्छा स्कोप है। अच्छा, आप ट्रेडिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, बुद्धि का काम है, बुध बिजनेस का कारक भी है और सडन गेन भी देता है और लॉस भी देता है। तो आपको शेयर मार्केट में जाना चाहिए, अच्छा है। तो यूं ग्रहों के आधार पर आपका गुरु अच्छा है, गुरु ज्ञान देता है। आप बहुत बढ़िया प्रवक्ता बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं। गुरु आपको फाइनेंस सारी गुरु के अंडर है, तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, ब्राह्मण जो हमारे हैं वो सारे गुरु का रूप है। तो इस तरह के जितने फील्ड हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, जहां आपका गुरु की जरूरत गुरु का काम है। अब रहा शुक्र, सौंदर्य का कारक है, रोमांस का, सेक्स का, और जितने आपके संसारिक भोग हैं उनका कारक है। सुंदरता है, अब वो कहाँ काम आती है आज? फिल्म वर्ल्ड में। तो अगर शुक्र बढ़िया है, एक्टर, राहु बढ़िया है, बुध वाणी ये बढ़िया, तो आप चले जाओ फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया में, और ये टीवी की दुनिया में, नेटफ्लिक्स में जो छाए हुए हैं, OTT, तो वहाँ आपका स्कोप अच्छा है। इस तरह से हम ग्रहों के आधार पे उनकी कुंडली का अध्ययन करके कौन सा ग्रह अच्छा बैठा है, उस पे कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, महादशा अंतरदशा क्या है, और उसमें हम ब्लेंडिंग कर लें लाल किताब के प्रिंसिपल्स की भी। और लाल किताब का मैं आपको अद्भुत एक उदाहरण देता हूँ कि लाल किताब ये कहती है कि 9वें घर में चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, गुरु का पक्का घर है, और चंद्रमा और गुरु परम मित्र हैं, और 9वें घर में गुरु भी बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए कि 9वें घर में बहुत बढ़िया कर्क राशि का चंद्रमा और गुरु बैठे हैं, अद्भुत कुंडली है ये। इसमें गजकेसरी योग बन गया 9वें भाव में, यानी पिछले जन्मों का पुण्य बहुत लेके आए हुए हैं, बहुत समृद्ध होंगे, बड़े ज्ञानी होंगे, बड़े संस्कारी होंगे, धर्म कर्म में भी बहुत आगे होंगे, और कोई बड़ी पोजीशन होल्ड करते होंगे। गुरु मंत्र ना देता, हो सकता है उच्च पद पे हो, मंत्री हों, बड़े अधिकारी हों, उच्चाधिकारी हों, बहुत बड़े। या यहाँ तक हमने इतना देखा कि गुरु और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं। लाल किताब कहती बहुत बढ़िया, वैदिक भी कहती बहुत बढ़िया, कर दिया डिक्लेयर बहुत कुछ। लेकिन देखा बंदे को फल तो कुछ मिल नहीं रहा, साधारण सी हैसियत का है, स्ट्रगल करता है, कमाता है, खाता है। कोई राज, जबकि जबरदस्त राजयोग है, मंत्री भी हो सकता है ये। अब इसका भेद देखते हैं, कुंडली का पूरा अध्ययन करते हैं। मान लीजिए कि राहु एकादश भाव में बैठा है। अब लाल किताब ये कहती है कि अगर राहु कुंडली के एकादश भाव में बैठा है तो गुरु बर्बाद, स्टेटमेंट ही यही, शब्द ही यही है। अब गुरु 9वें में उच्च का बैठा है, वहां जब राहु एकादश में बैठ के गुरु तो बर्बाद हुए। को रिलेशन है आपस का, वो को रिलेशन वैदिक नहीं करती है। इसलिए अब जब आप दोनों को अप्लाई करेंगे देखेंगे कि गुरु का फल क्यों नहीं मिल रहा। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि गुरु बर्बाद हो गया। दूसरा, अगर एकादश भाव में चंद्रमा बैठा है, मान लीजिए राहु नहीं बैठा, तो वहां केतु बैठा है, सॉरी केतु बैठा है, तो लाल किताब ये कहती है कि एकादश भाव में यदि केतु बैठ गया तो चंद्रमा बर्बाद, फिर 9वां भाव पिट गया, क्योंकि चंद्रमा तो अपनी राशि कर्क का बैठा है, लेकिन पिट गया। और लाल किताब ये कहती है अगर चंद्रमा 11वें घर में बैठा है तो केतु बर्बाद। और मैं हैरान होता था, बर्बाद का क्या मतलब हुआ?
तो मुझे रिसेंटली 2 महीने पहले ये एटलांटा करके कोई यूएसए की स्टेट है, यूएसए से मुझे एक हाँ लेडी जी, का फोन अटलांटा, आया। बिल्कुल हाँ जी। तो मुझे फोन आया बड़ी दुखी, और वो कहती कि मेरा बेटा जो है बहुत अच्छा था, इकलौता बेटा है, और वो उसको हमने डॉक्टर बना दिया, और वो डॉक्टर बन के नौकरी लगा, वहाँ किसी क्रिश्चियन लड़की से उसने शादी कर ली, और अब उसने अपना घर बना लिया, हमारे से कोई कंसर्न मतलब ही नहीं हाँ। है। उसकी कुंडली उसने भेजी, मैंने अध्ययन की, ग्रह बहुत अच्छे थे, और अच्छे ग्रहों के हिसाब से वो पढ़ाई लिखाई अच्छी, अच्छा उसके जो है डॉक्टर बना, शादी हो गई। अब उसमें था कि चंद्रमा उस लड़के की कुंडली नहीं, उस लड़के की कुंडली में केतु 11वें भाव में था। अब लाल किताब ये कहती केतु 11वें में, चंद्रमा बर्बाद, चंद्रमा होती है माँ। अब मुझे लाल किताब का वो भेद खुला कि बर्बाद, ये इतने सालों से मैं बर्बाद पढ़ता आ रहा हूं, तो ये बर्बाद है क्या? बर्बाद मतलब सब कुछ खत्म। वो वहां से भेद खुला 2 महीने पहले। वो लेडी ये कहती है कि मैं उसके पास जाती हूं तो कहते हैं आई डोंट नो हु आर यू, मतलब मां को पहचानने से मना कर देता है। सोचो, हाइट ऑफ नॉनसेंस कलयुग की। मां को कहता मुझे नहीं पता तू कौन है, जा यहां से। यूं होता है चंद्रमा बर्बाद। यहां ये भेद खोलती है लाल किताब, केतु 11वें, चंद्रमा बर्बाद। ये तो बिल्कुल ठीक है, बर्बाद। लेकिन जिस माँ ने सारी ज़िंदगी उसका पालन पोषण किया, बड़ा किया, उसके साथ हृदय से जुड़ी हुई है, क्या कोई रेमेडी भी होती है इसकी? होती है, रेमेडी लाल किताब देती है। अब वो कहती है अगर चंद्रमा बर्बाद, तो इसका जो है उपाय भी केतु से करना पड़ेगा, क्योंकि केतु ने बर्बाद किया ना। अपने घर में काला कुत्ता पालिए, उसकी सेवा कीजिए, कुछ हद तक सुधार होगा। पूर्ण सुधार मतलब हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो कहे कि हाँ मेरी माँ है, उसको नमस्ते कर दे, लेकिन साथ रहने आ जाए और रिलेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म फल तो है ना, पिछले जन्मों का लेखा जोखा। तो वो जो है लाल किताब भेद खोलती है। अच्छा, कई लोग व्यापार में बहुत मेहनत करते हैं और उनकी प्रसिद्धि भी बहुत होती है। प्रसिद्धि होने के बाद, मेहनत करने के बाद भी ग्राहक भी आते हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता, मतलब कमा कुछ नहीं होते हैं, सारा दिन बिजी होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन कमाई कुछ नहीं आती है। ऐसा क्या कारण? जैसा जो लाभ कराता है वो गुरु करवाता है। आपका व्यापार तो बुध ने करवा दिया, राहु ने भी करवा दिया। अब जो लाभ जो है, धन, अर्थव्यवस्था, वो गुरु के हाथ में है या शुक्र के हाथ में, लक्ष्मी माता है। ये दोनों अगर कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो आपको बहुत परिश्रम करने से, कहते हैं ये बंदा बहुत मेहनती है, बड़ा अच्छा है, वो उसकी जीविका तो चल जाती है। हार्ड वर्क इंश्योर्स यू लिवलीहुड, नॉट प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी आपके साथ अगर ग्रह साथ हैं, गुरु शुक्र वगैरह फेवरेबल हैं, शुभ हैं, वो प्रोस्पेरिटी इंश्योर करते हैं। आपने 10% मेहनत की, 10 रुपए की मेहनत की, फायदा 100 रुपए का होगा। और नहीं तो 100% मेहनत कर लो, 25 रुपए मिल पाएंगे, उससे गुजारा हो जाएगा, भूखे नहीं मरोगे। तो ऐसी कोई इनकी कोई रेमेडीज भी होती हैं? हाँ, हर ग्रह की रेमेडी। जैसे गुरु को अच्छा करना है, आप डेली सुबह नहाने के बाद माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाइए। धीरे धीरे, आप कहोगे आज लगाए और कल चमत्कार हो जाए, नहीं होने वाला, टाइम लगता है। ग्रेजुअली इट शुड बी योर डेली रूटीन, और बहुत सरल है ये। 10 सेकेंड का काम है। एक डिब्बी, छोटी डिब्बी में केसर आप डाल के खोल के रख दीजिए। सुबह नहाने के बाद मिडल फिंगर से पहले माथे पे, फिर नाभि पे, जीभ पे लगा के उंगली धो लेना। 10 सेकेंड लगते हैं, पर ये अच्छा होने लगेगा। इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, लाल किताब देती है। मैंने अपने ऊपर आजमाया है इसको। ये आपका आज्ञा चक्र है, गुरु ज्ञान का कारक है। जो केसर है गुरु की वस्तु है और बहुत पावरफुल वस्तु है। आपका जो आज्ञा चक्र खुलने लग जाएगा। आपकी जो जीभ है, सेंटर, ये वाणी है, आपकी जीभ, आपकी वाणी है, धन स्थान है, सेकंड हाउस ऑफ द कुंडली है, और ये पावरफुल हर्ब है। जब आपकी जीभ पे ये जाएगा, आपके बोलने की जो लहजा है वो, उसमें गुरु का प्रभाव आएगा। आपके ज्ञान की बातें निकलेंगी, वाणी मधुर प्रभावशाली हो जाएगी,
और इतनी पावरफुल हर्ब है कि आप लाइफ लॉन्ग जीभ पे लगा रहे हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको रोग कम होंगे। नाभि आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वहाँ लगाएंगे तो पूरी बॉडी के लिए वो अच्छा होगा, तो ये गुरु अच्छा हो जाएगा। शुक्र अच्छा करना है, साफ सुथरे रहिए, डेकोरम में रहिए। डेली नहाने के बाद हल्का टेल्कम पाउडर, वाइट कलर का होता है, शुक्र का रंग है, सीधा स्किन पे जाता है, फ्रेग्रेंस है उसमें, शुक्र है। आप जो है इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, आप चेहरे पे जो है क्रीम लगाइए। गुरु की ये जो शुक्र की चीज़ें हैं, शुक्र को क्या चाहिए? सौंदर्य चाहिए, सुगंध चाहिए, खूबसूरती चाहिए, तो वो एक्टिवेट होगा। सलीके से कपड़े पहने आप। गाय की सेवा कीजिए। गाय जो है कामधेनु, गाय का कॉन्सेप्ट अगर है तो सिर्फ हमारे सनातन में है। गाय की सेवा कीजिए, अपनी पहली रोटी निकालिए, देखिए गाय को रोज दीजिए। बुधवार को हरा चारा दे दिया, सर्दियां हैं गुड़ खिला दिया, रोटी खिला दी, गुरुवार को चने की दाल खिला दी। और महिलाओं का सम्मान कीजिए। घर में माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, या जब हम अपने कार्य से संबंधी ऑफिस में महिलाओं से मिलते हैं तो सबको सम्मान दीजिए। आप देखिए आपका शुक्र भी अच्छा होने लगेगा और धीरे धीरे इसके शुभ प्रभाव बढ़ने लगेंगे। पर करके देखिए तो सही, पेशेंस तो रखिए, आपको नियमित रहना है। बिल्कुल। क्या सिर्फ कर्मों से अपने भाग्य को बदला जा सकता है? क्योंकि आपने कहा कि उपाय करने पड़ेंगे, कुंडली में पहले से लिखा है तो जो लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो क्या सिर्फ अपने कर्मों से अपने पिछले जन्म के जो भाग्य हैं उनको बदला जा सकता है? देखिए ऐसा है, करमवा बैरी हो गए हमार, हम सुनना करते थे बचपन में एक गाना। तो चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भागना बाँचे को, या कर्म ना बाँचे। हाँ, भागे ना बाँचे। लेकिन हमने कहा कि किसी तरह हमको ये बाँचना मतलब पढ़ना, अगर ये भी पढ़ना आ जाए तो वहाँ से हमको इसका भी मतलब कहते हैं ना, पैशन कहाँ से क्रिएट हुआ कि चिट्ठी तो हर कोई पढ़ लेता है, कर्मों का लेखा जोखा कैसे पढ़े? तो उसकी विद्या तो ज्योतिषी है। अब आपने सही कहा, ये पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है और इसकी कंपाउंडिंग भी हुई है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आपका कर्म पे अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्तु, फल पे नहीं है। क्योंकि फल जो आपके पिछले कर्मों के, आप ही के कर्म नहीं है, आपके संबंधियों के, आपके माता पिता के, पूर्वजों के भी कर्म हैं जिनकी कंपाउंडिंग हुई है। वो भेद भगवान कृष्ण ही जानते हैं। तो वो तो ले आए आप, अब उसको ब्रह्मा जी के कहते हैं ना, ब्रह्मा जी का लिखा कौन काट दे? अरे काट ही दे तो ब्रह्मा जी क्या बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ आप ही ने बदल दिया। तांत्रिक वगैरह होते हैं कि आप आपका जो कहोगे हम काम कर देंगे, ये है वो है, बस आप 11 लाख रुपए दे दो। भाई 100-150 लोग तो आपकी नज़र में भी होंगे जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो सारे तांत्रिकों को दे दे 11-11 लाख, क्या 11-11 करोड़ देने वाले बैठे हैं, तो 100-150 लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक ही बनेगा 5 साल के लिए तो। हाँ, तो कर्म तो आपके हैं भुगतने, लेकिन थोड़ी एडिटिंग से इस जन्म में अच्छे कर्म जब हम करेंगे तो उसमें डिस्काउंट आना शुरू होगा। और कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। आपको 100% सजा मिली हुई है, उसमें 30-40% का डिस्काउंट आ गया तो आपको राहत आ गया, कुछ पैरोल मिलना शुरू हो जाएगी और कुछ जल्दी सजा माफ हो जाएगी। जल्दी आपके अगर चाल चलन अच्छा है तो उम्र कैद में 3-4 साल की गुंजाइश आती है, वो तो आपको रूल भी मालूम है। बिल्कुल कुदरत का वही रूल है, वहाँ आती है। और नॉट ओनली, फिर अगले जन्म, देखो हमारा एक जन्म नहीं है ये, जो कहते हैं ना हम ये 70 साल का होकर चला गया, या 80 का या 90 का, कुछ नहीं, ये जीवन अनंत है, ये सिर्फ रूप बदलता है। आत्मा तो वही है ना, वो आगे ट्रांसमिट होती है। भाई आपने 3 साल के बाद क्या, मोबाइल मेरा पुराना हो गया, इसमें प्रॉब्लम आ गई है, नया मोबाइल लाए, सिम तो वही निकाल के डालते हो ना, कि नया डालते हो हर बार? सिम तो सेम ही जाता है। आत्मा तो भाई वो सिम आत्मा है भाई। तो ये जब भगवान देखता है कि ये जो मोबाइल मैंने भेजा था दुनिया पे चलता फिरता, अभी इसके ढीले हो रहे हैं पुर्जे, इसमें से सिम निकाल लेता हूँ और दूसरे में डाल देता हूँ। आत्मा तो वही है ना, तो इसे जीवन अनंत है। अगर आपकी ये समझ में आ गया तो आप अपने कर्मों पे बहुत अच्छा कंट्रोल पा जाएंगे। तो जो हमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए, पिछले भी धुले और अगले जन्म के लिए वो एक्यूमुलेट हो गए, वही कैरी फॉरवर्ड होने हैं।
मतलब इस अगर आपके पिछले जन्म में लेखा जोखा खराब भी है तो इस जन्म में इतना अच्छा कर लो कि आपके आगे आने वाले जन्म सुधर जाएं। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाल किताब में कहते हैं कि जादू टोना या फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं कि ऐसे तांत्रिक उपाय बताए जाते हैं, क्या है सच है? देखिए, मैं जहाँ तक समझा हूँ कि वैदिक साइंस है, लाल किताब उसकी टेक्नोलॉजी है। मुझे तो कहीं इसमें जादू टोना नज़र नहीं आया। ओके। इसमें पूरा का पूरा हर चीज़ का साइंस है। हर वस्तु, हर दाल किसी ग्रह की है, हर अनाज किसी ग्रह का है, हर धातु किसी ग्रह का है, हर जीव किसी ग्रह का है। जैसे कुत्ता केतु का है, तोता बुध का है, हाथी राहु का है, और जो चीता है वो मंगल है, और जो बंदर है वो सूरज के रिप्रेजेंट करते हैं। तभी आपको ध्यान होगा कि कुनो नेशनल पार्क में 2022 में अपने जन्मदिन पे मोदी जी ने 8 चीते छोड़े थे। मोदी जी ने नामीबिया से चीते लाकर छोड़े थे जंगल में। क्या इसके पीछे भी कोई साइंस, एस्ट्रो या फिर वैदिक है? जी हाँ, इसके पीछे पूरी की पूरी वैदिक और लाल किताब दोनों है। क्योंकि जन्मदिन पे हम जो उपाय करते हैं वो पूरे आगे के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रभावशाली हो जाते हैं। और मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर होता है। अंक बनता है 1 + 7 8, शनि का नंबर है। और मोदी जी की मंगल की महादशा प्रारंभ हुई है। मंगल उनका लग्नेश और राशिपति दोनों ही हैं, डबल इंजन की सरकार है। और वो 3-4 डिग्री का है, कमजोर है, वीक है, और मंगल की महादशा में है। उसको मजबूत करना है। आपने कहा ना कि कैसे उसमें उपाय करके सुधार कर सकते हैं, तो मंगल जो है वो जीवों में चीता है। मंगल जो चीता जो है वो भागता हुआ मंगल है, धरती पे सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला जानवर है। 160-70 किलोमीटर की स्पीड अटेन करता है, जो कि हेलीकॉप्टर की स्पीड होती है। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, वो जमीन पे दौड़ता है। वो ऊर्जा का भंडार है और मंगल का वो जानवर है। तो मोदी जी ने 8 चीते छोड़े। चाहते 15 छोड़ देते थे, 12 छोड़ देते थे, 3 छोड़ देते थे। 8 उनका जो मूलांक से मैच करता है, शनि का नंबर है, 8 ही छोड़े। साउथ अफ्रीका से ले आते, कीनिया से ले आते, लाए वो नामीबिया से पहले। क्यों? नामीबिया और नरेंद्र, ना बोलते नाम से जो वृश्चिक राशि की कंट्री है, उसी से लाए। उनकी राशि भी वृश्चिक है। और छोड़े कब? सुबह जो था, जिस समय छोड़े गए हैं, मृगशिरा नक्षत्र था, और उस समय ये वृषभ राशि का नक्षत्र है, और उसमें चंद्रमा और मंगल इकट्ठे बैठे थे, कॉम्बिनेशन थी उस दिन। शशि मंगल योग बना हुआ था। और जब चीते छोड़े तो मंगल का नक्षत्र मृगशिरा था। मृगशिरा नक्षत्र के दौरान, मंगल के नक्षत्र के दौरान ही शनिवार को शनि की तिथि में जंगल में चीते छोड़े गए, और 8 ही छोड़े गए नामीबिया से मंगा के। और जैसे ही मृगशिरा नक्षत्र खत्म होता है, उसके बाद जो अगला नक्षत्र आता है, तो वो जो है उसका होता है राहु का। और उसके पहले जो नक्षत्र था रोहिणी था। रोहिणी नक्षत्र होता है चंद्रमा का। तो चंद्रमा का नक्षत्र, वहाँ उस दिन उन्होंने महिलाओं की, जो ट्राइबल महिलाएं थीं, आदिवासी महिलाएं थीं, हजारों की तादाद में बुला के उनको संबोधित किया। तो अपने चंद्रमा, महिलाएं चंद्र का रूप होती हैं, और जन्मदिन का दिन था, तो महिलाओं को भी एड्रेस किया, चंद्र को भी जागृत किया, और मंगल को भी जागृत किया चीते छोड़ के। गजब का संयोग था। ये लाल किताब का जो त्रिनेत्र है, वो ये आपको एनालाइज करने को क्षमता देता है। अगर सिर्फ वैदिक है तो वो क्षमता आपको नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद भी इस बार फिर सीटें कम क्यों हो गई? पिछली बार 300 से ज़्यादा सीटें आई थी, उस 240 सीटें ही आई। उनकी जो ढैया चल रही थी, वृश्चिक राशि की ढैया चल रही थी, और उन्होंने किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। देश हित सर्वोपरि। उसके बावजूद उनको कौन बचा गया मार्जिन पे?
वो चीते ही थे। बेसिकली आपका वही वाला फार्मूला लागू होता है कि जो होना है वो तो होगा, बस उसमें थोड़ा सुधार हो जाएगा। थोड़ा सुधार हुआ, एकदम बच गए। बस बिल्कुल और सरकार अब बन दोबारा गई। जब आएंगे तो जबरदस्त मेजोरिटी से आएंगे, ये अब नोट कर लीजिए। तो क्या भारत कोई ऐसे ही ग्रह नक्षत्र का इंतजार कर रहा है पाकिस्तान को परास्त करने के लिए? हाँ, कुछ ऐसा ही है। ये जो राहु का मूवमेंट है, ट्रू राहु 14 मई को जल की राशि मीन से निकल के वायु तत्व की राशि कुंभ में आएगा। और जो मीन, देखिए 2 तरह का ट्रांजिट होता है। ये जो राहु है ना, ये कोई बिंदु नहीं है इतना बड़ा कि यूं मीन से, ये हमेशा वक्र गति से मीन से निकला और ये कुंभ में आ गया। ये महाकाय है, छाया है। छाया के कोई निश्चित आकार नहीं होता है। होता है, बिल्कुल। वो 14 मई से शुरू होगा। ट्रू मीन, ट्रू जो बोलते हैं सच्चा, वो एंटर किया। लेकिन वो एंटर करे, इतनी बड़ी बॉडी है, बॉर्डर क्रॉस करते 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 टाइम लगेगा। 29 मई को होते होते वो पूरा आगे बढ़ जाएगा। तो वो उसको बोलते हैं मीन। तो पूरा ट्रांजिट जो होते होते पूरा महीना ऑलमोस्ट निकल गया। अब जब राहु अदृश्य, राहु क्या है? छाया है, अदृश्य, अदृश्य है, हवा में आ गया, जल में से निकल के वायु में चला गया, वायु तत्व की राशि में चला गया। जब वायु तत्व की राशि में राहु होगा तो वायु में से जो हमारे हाँ जी, जहाज जो हैं, जब वो मार करेंगे तो शत्रु देखता रह जाएगा, कहाँ से आया कहाँ से आया, किधर चला गया। उसका इंतजार हो रहा है कि जब वायु तत्व में राहु आ जाएगा तो बम्बार्टमेंट के लिए शत्रु पे द बेस्ट पीरियड विल बी देयर। मतलब ये आपका कहना है कि इस बार कुछ बड़ा तो होगा। बड़ा होगा, और इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान शायद अपने अस्तित्व के लिए छटपटाएगा। अति हो गई है अब तो। बिल्कुल, अब तो वो डिजर्व करता है जो किया जाएगा। हम बिल्कुल लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, कुछ सवाल आपसे और लेते हैं। क्या बिना डेट ऑफ बर्थ के भी वैदिक में या फिर लाल किताब में किसी के लिए कोई उपाय हो सकते हैं? देखिए, जो जनरल उपाय हैं वो सभी मानव मात्र के लिए लाभकारी हैं। लाल किताब जो है ना, आचार संहिता की किताब है। सबसे बड़ी उसमें उसका भी एक संविधान है। मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताता हूँ। सबसे पहला उसमें जो आता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, किसी से मुफ्त में कुछ भी ना लें, किसी का हक ना मारें, निसंतान की तो संपत्ति भी ना लें, क्योंकि उसने जो अपनी संपत्ति कमाने में पता नहीं कितने पाप किए होंगे। जब आप किसी के वारिस बनते हैं तो सिर्फ संपत्ति के ही नहीं बनते हैं, उसके कर्मों के भी बनते। तभी कहते हैं भगवान कृष्ण कि फल तेरे हाथ में नहीं, क्योंकि तूने वो क्यूमुलेटिव चीज़ें ली हैं। जब संपत्ति मिल गई बड़े प्रसन्न होते हैं, अरबों की संपत्ति मिल गई, उसके साथ उनके कर्म को कर्म भी मिल गए हैं, जिनकी जो है आगे क्यूमुलेटिव अफेक्ट आएगा। तो उससे बचिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, पर स्त्री गमन से बचिए। नहीं तो बहुत, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंस्टेंट प्लेजर के लोग बहुत बड़ी मार खाते हैं। आप अपने संबंधियों से अच्छे संबंध रखिए। आप अपने बहन बेटी के घर जाते हैं, उनके लिए कुछ लेके जाएं, घर आते हैं कुछ दे के भेजिए। ये हमारी परंपरा थी, ये तो भारतीय संस्कार है। उसी के आधार पे उसका जिस्ट निचोड़ निकाला हुआ है। अपना सराउंडिंग, कहते हैं ना, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। बिल्कुल भाई, वो कहने वाला कोई मूर्ख नहीं था। वो ये कैसा था, विश्व का कल्याण हो, मानवों में सद्भावना हो। हम तो मानव जाति, पर उसने ये क्यों कहा प्राणियों में सद्भावना हो। मतलब पक्षी भी आ गए, अपने जानवर भी आ सराउंडिंग के जीव जंतुओं से जुड़े हुए हैं, उनके सुख दुख से जुड़े हैं। तो हमारे सबसे ज्यादा संपर्क में कौन आते हैं? कुत्ता है, बिल्ली है, कौवा है, और पक्षी हैं, चींटे चींटियां हैं, गाय है, और बंदर पहले हर जगह होते थे, अभी बहुत जगह हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो जंगल, पहले ये था कि हम जो है प्रकृति से जुड़े थे, तो आदिवासी जिसको हम बोलते हैं, वो तो पूरा प्रकृति, जंगल, वनस्पतियों से और जीव जंतुओं से जुड़े हुए थे। शेर तक उनके मित्र होते थे, वो साथ में बैठ लेते थे।
तो जीव जंतुओं से जुड़े ना, हर जो ग्रह है उसके जीव जंतु हैं, उसके वृक्ष हैं। जैसे पीपल का वृक्ष है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वृक्षों में मैं साक्षात पीपल हूं। उसमें शनि देव जी का वास है, पिपलाद ऋषि का वास है, हमारे पितरों का वास है। वो गुरु का रूप है। पुष्य नक्षत्र जो है वो पीपल का वृक्ष है, और भी हम पुष्य नक्षत्र में ही बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बातें चल रही हैं हमारी। हाँ, तो अब वो पुष्य नक्षत्र है, उसका है। अब आम का वृक्ष है, उत्तराभाद्रा नक्षत्र है। जो नीम का वृक्ष है वो मंगल का है। कीकर का है वो जो है शनि का है। शमी का वृक्ष भी शनि का है। यानी हर वनस्पति, हर पदार्थ, हर जीव जंतु ग्रहों से जुड़ा है। अगर उनके बीच में आप सामंजस्य रखते हैं तो आपकी जीवन वैसे ही अच्छा हो जाएगा। जैसे एक उपाय मैंने आपको बताया, केसर का बताया। आपको जो ऊर्जा मिलती है भगवान सूर्य नारायण से मिलती है। सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे से उनको जल दीजिए, कोई खर्चा नहीं है, आप उससे कनेक्ट होने लगेंगे, आपकी विटामिन डी अच्छा, बढ़ेगी। मेरे साथ क्या होता है, जल मैं देता हूँ, वो जल जब पैरों में आता है, पैरों में गिरता है और पैरों पे वापस आता है, तो लगता है कि जल हम जो भगवान को अर्पण कर रहे हैं और उसका अनादर तो नहीं हो रहा ऐसा है। कुछ नहीं है, सारी धरती उनकी है। लेकिन अगर आप एक गमला सामने रख लें, वो पानी गमले में गिरे तो और ज़्यादा अच्छा है। वो सिंचित भी हो गया वो पौधा जो उसमें है गमले में, और जो है पानी बाहर भी नहीं गिरा, आपके पैरों पे भी नहीं गिरा। सरल उपाय है। मतलब उपाय हर चीज़ के, हर चीज़ के मॉडलिटी है हर चीज़ की। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो हर किसी को होती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो हेल्थ की है। तो एक जो हट्टा कट्टा आदमी होता है, जो हम कहें कि युवा अवस्था में जो बीमारियां लग जाती हैं कुछ लोगों को, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला जो है आपकी दिनचर्या, अनुशासित जीवन। आप सुबह किसी दिन 8 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 10 बजे उठ रहे हैं। दोपहर का खाना कभी आपने 2 बजे खा लिया, 5 बजे खा लिया। रात को आप कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 3 बजे सो रहे हैं। पहले हमारे जो शास्त्रों में वर्णन आता है दिनचर्या, वो क्या था, वेल डिफाइंड आपका होना चाहिए। स्लाइट वेरिएशन कभी कभी हो सकती है। हाँ, ठीक बात है। लेकिन आपने सुबह उठना है 5:30 उठना है। उठ के आपने थोड़ा योगा प्राणायाम सैर करनी है ताकि बॉडी एकदम एक्टिव रहे। उसके बाद आपने आके स्नान करना है। आपको थोड़ा नित्यक्रम पूजा ध्यान करना है। आप जब 10-20 मिनट आधा घंटा रोज सुबह ध्यान करते हैं, जिस ईश्वर को भी मानते हैं आप देखिए आपके माइंड में कंसंट्रेशन आएगी, ठंडक आएगी, आप पूरे दिन की ऊर्जा आप में आ जाएगी। सूर्य को जल दिया, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है और जो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, विल पावर बढ़ती है। हमारा ग्रह मंडल का राजा सूर्य है, उससे कनेक्ट हो गए आप। आपका जो बॉस है आपसे, आपके रिलेशन अच्छे होंगे। आप अगर पॉलिटिशियन हैं, उच्चाधिकारी हैं, तो उसमें लाभ आएगा, हर एक को लाभ आएगा। और उनको डायरेक्ट कनेक्टेड हैं सन के जॉब से, तो उसमें तो इस तरह खान पान रहन सहन अगर आप सही रखेंगे तो बहुत हद तक बीमारियों से बच जाएंगे। और नॉन वेज एग्स ड्रिंक्स को तो बिल्कुल गलत मानती है हमारी जो लाल किताब है। तो वेदों में जो लिखा है हम उस तरफ अगर मुड़ जाएंगे, थोड़ा समय कभी वीकेंड में हम गाय की सेवा अपने आप जाके करें, उसको सहलाएं, अब देखिए कितना अच्छा लगेगा। और यूएसए में तो इसके चार्जेस लिए जा रहे हैं। हाँ, गाय को प्यार करने के। और आप देखिए कभी कभार जब भी टाइम मिलता है, महीने में 2 महीने में किसी अनाथ आश्रम में जो है कुष्ठ आश्रम में जाके थोड़ी सेवा करके आइए, कुछ दे के आइए, आपकी बीमारियां दूर होने लगेंगी, आप में संतोष आना शुरू होगा। लेकिन हमारे पास टाइम कहाँ है? कहने को तो मानवता है, लेकिन ये सब लाल किताब के उपाय भी हैं। एग्जैक्टली पूरी उसकी आचार संहिता है। अगर उसका हम पालन करते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक, पूरी नहीं कह रहा हूं मैं, 100% डिस्काउंट की कोई सेल मैंने अभी तक देखी नहीं कि भैया आ जाओ सब फ्री ले जाओ, लेकिन आपको काफ़ी हद तक उसमें राहतें आने शुरू हो जाएंगे। अधिक धन अर्जित करने के लिए भी कोई उपाय है? जो उपाय हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक उपाय बहुत जगह काम करता है। जैसे हमने केसर के तिलक का बताया ना, माथे। हाँ, बिल्कुल आपने बताया। तो गुरु है वो धन का भी कारक तो है, ज्ञान का भी कारक है। गुरु जीवन के हर क्षेत्र को अच्छा करता है। और शुक्र जो है वो भी धन देता है। आपके जिसने संसारिक सुख हैं उनका दाता तो वही है। हाँ, शुक्र ही है। तो शुक्र की जो हमने डिस्कस किया अभी। अच्छा, अब गणपति जी जो है विघ्नहर्ता, सुख करता है। हर किसी की समस्या आती है कि यार ये काम मेरा होते होते रह गया,
मैंने बहुत मेहनत की, काम सिरे नहीं चढ़ा। भाई गणपति जी किस लिए हैं? नाम ही उनका विघ्न हरता, सुख करता है। आप उनके संपर्क में आओ तो सही, आप उनसे मिलो तो कभी जाके, और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ तो करो, उनको भोग लगाओ। कितना इसे मोदक का भोग लगा दो, कभी और किसी मीठी चीज़ का लगा दो, सीजनल फ्रूट है केला वगैरह लगा दो, जाके मिलो तो। तुम सालों साल कभी गणपति जी के मंदिर नहीं गई, फिर कहते मेरे काम होते रहे। क्लियरेंस तो वहाँ आनी है। भाई आप कोई बिजनेस करते हैं, मान लीजिए, तो आपने फर्म खोली, तो जीएसटी का नंबर लेने जीएसटी वालों के ऑफिस जाना पड़ेगा कि नहीं? अप्लाई करके आना होगा, उनसे बात करके एक्सप्लेन करना होगा कि मेरा क्या बिजनेस में क्या करने वाला हूँ, 12% में कवर होता हूँ कि 18 में या 28 में, या सिर्फ 5 से छूट जाऊँगा। तो वही चीज़ है, हमारी जो सनातन संस्कृति है वो पूरा ब्रह्मांड का मैनेजमेंट सिस्टम है। 300 साल पहले लोगों को पता लगा बैंक होता है, फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, और रिजर्व बैंक होता है, उसका गवर्नर होता है। जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पॉलिसी बनाता है, डिसबर्समेंट जो है गवर्नर रिजर्व बैंक करता है। भाई इनको 300-400 साल पहले पता लगा, अंग्रेजों को फिर बाकी सब जगह पता लगा। हमें तो सनातन धर्म में सतयुग से पता है कि मैया महालक्ष्मी धन की देवी है, वो प्रसन्न हो जाएं आपको सैंक्शन कर देती हैं। डिसबर्स जो है धन के देवता कुबेर करेंगे, वो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं। अब बिल्कुल ठीक बात है। तो ये व्यवस्था सारी की सारी वेदों से आई है। जो कहते हैं ना आज ये हार्वर्ड का मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ लो, और हर एक डिपार्टमेंट एक एक देवी देवता को असाइंड है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे लूँगा। कई लोग कहते हैं कि आपको इस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, इस रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इस वार को इस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, इसका क्या महत्व होता है? क्या इसका लाल किताब से भी? हाँ, इसका बहुत महत्व होता है। देखिए, जो आपकी कुंडली में शुभ ग्रह हैं, शुभ घरों के ग्रह हैं, जैसे लगन का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, ये त्रिकोण घर हैं, या केंद्र के स्वामी, तो उनके जो स्वामी हैं उनके रंग, जैसे आपके लगन का स्वामी गुरु है तो आप पीले रंग के गोल्डन कलर के कपड़े आपको बहुत अच्छे रहेंगे। जब लगन का स्वामी गुरु है तो आपके पंचम भाव का स्वामी जो है मंगल होगा, तो आपको पिंक कपड़े भी अच्छे सूट करेंगे। आपके फिर अगर ये नवम भाव का स्वामी सूर्य होगा, सूर्य का केसरिया रंग है, जब उगता है लाल रंग है, केसरिया रंग है, वो सूट करेंगे। आपका जो केंद्र का जो भाव है वो जैसे इस केस में वो बुध का होगा, तो आपको पिस्ता रंग के कपड़े भी सूट करेंगे। तो वो अब पता लगा कि शनि अष्टम भाव का स्वामी है, डेथ हाउस का, तो काला कपड़ा पहनेंगे तो वो एक्टिव होगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा। द्वादश भाव के स्वामी का पहना तो नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से ग्रह जो फेवरेबल हैं वो जो वस्त्र पहने। अब मान लो शुक्र अच्छा है तो शुक्रवार का दिन भी आपके लिए शुभ रहेगा। इस तरह से वो एक कैलकुलेशन होती है। आपका लोगों की सफलता के लिए, प्रेम और सद्भावना के लिए कोई संदेश होगा? बिल्कुल है कि हमें जो है, जो हमारा जो पहला उद्देश्य है कि यदि हमारा देश एकजुट रहेगा, मजबूत रहेगा, तो वो हमारे सबके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। और जिस तरह से विकास हो रहा है तो ये तीसरी बड़ी इकॉनमी वर्ल्ड की बनने वाली, वो इकॉनमी जो सारा पैसा सरकार के पास नहीं रहेगा, वो जनता में ही सर्कुलेट होता है अल्टीमेटली, तो पूरे हर एक की समृद्धि बढ़ेगी। और जो मैंने लाल किताब का संविधान आचरण संहिता बताई, जहाँ तक हो सके यथासंभव उसका पालन करने की कोशिश करें, और जो मैंने सरल उपाय सबके लिए बताए वो करें। और हमारे पॉडकास्ट का पर्पज़ ही यही है कि इससे लोगों का लाभ हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आपसे बात करके सही में बहुत मज़ा आया। आपने जिस तरीके से ज्ञान दिया, अगर लोग इस पॉडकास्ट को 2-3 बार अगर सुन लेंगे तो उन्हें तो बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। मतलब मुझे 2-3 बार सुनना पड़ेगा, हो सकता है आप में से किसी को एक बार में सारा समझ में आ जाए, क्योंकि ये भी पूरी साइंस है, कैलकुलेशन है, बहुत ज़बरदस्त वाली कैलकुलेशन है। आपने तो सारी चीज़ें रट रखी हैं हाथों पे। तो प्रभु की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है। मुझे नहीं पता मैंने आपके सामने क्या बोला है, सच पूछो तो मुझे नहीं पता। नहीं, जो भी मैं नहीं बोलता हूँ, ये कोई और है।
क्या बात है। सब तो प्रभु की कृपा है। सर आज आप एक्चुअली मैं जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, पर ये शब्द हमको यूज़ करना पड़ता है। मैं जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, सब उसी कृपा है, हम भी उसी के रूप हैं। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर राकेश कथुरिया जी, जिन्होंने आपको बताया किस तरीके से आप वैदिक और लाल किताब के माध्यम से अपने जीवन को सरल बना सकते हो, सफल बना सकते हो। सफलता की पहली सीढ़ी सरलता से होकर ही गुजरती है, और बहुत सारे ऐसे उपाय जिनको अगर आपने कर लिए तो यकीन मानिए आप अपने जीवन को सुधार लेंगे। आपके जीवन में जो तकलीफ़ आ रही हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। तो ऐसे ही बहुत सारे व्यक्तित्वों को मैं लेकर आता रहूँगा इसी पॉडकास्ट पर। देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पसंद आया हो तो और लोगों की सेवा में भी इसे आप उसे शेयर कर दीजिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।